नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। अक्सर आपने राजनीतिक बयानों से दूसरे नेताओं को असहज करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस बार स्थायी राजधानी के बयान पर कई नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। और निशाना भी ऐसा कि एक वक्त में हरदा के करीबी रहे मंत्री सुबोध उनियाल ने उनकी उम्र और मानसिक संतुलन पर टिप्पणी कर डाली है। इसके बाद दोनों ही नेताओं में जुबानी जंग छिड़ गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि विजय बहुगुणा और उनके साथी अगर उनकी सरकार न गिराते तो गैरसैंण अब तक राज्य की पूर्णकालीन राजधानी घोषित हो चुकी होती। इसके बाद कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने उनकी उम्र का तकाजा देते हुए कहा कि हरीश रावत का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जिसके बाद हरीश रावत और कैबिनेट मंत्री सुबोध बहुगुणा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई और अब जंग थमने का नाम नहीं ले रही। जिस तरीके से गैरसैंण की एजेंडे को लेकर के चल रहे थे, विधानसभा भवन बना दिया था, 4 डिवीज़न वहाँ खड़े कर दी थी, ये हुड्डा नाम की संस्था खड़ी करके टाउनशिप की प्लानिंग कर दी थी, हेलीपैड बना दिया था, सड़कें बना दी थी, गैरसैंण चौखुटिया को मिला करके विकास बोर्ड बना दिया था और जिला बनाने की प्लानिंग कर ली थी। और हमने उसके साथ जो है सचिवालय बनाने के लिए 57 करोड़ रुपए का प्रोविज़न करके एक वेबकोस नाम की संस्था को टेंडर दे दिया था और 500 आवासीय भवन बनाने का प्रोजेक्ट हमने मंजूर कर दिया था। तो वो सब देखते हुए मैं कह रहा हूँ, यदि उस समय हमारी सरकार को अस्थिर नहीं किया गया होता, वो अस्थिरता का प्रभाव ये पड़ा कि एक वित्तीय वर्ष के 6 महीने, जिसमें 4 महीने तो हमारा बजट ही पारित बजट, विधानसभा द्वारा पारित बजट जो है वो गवर्नर ने दबा दिया केंद्र सरकार के कहने पे, ये धमकी दे करके यदि तुमने पारित किया तो तुमको मिजोरम भेज देंगे। वो मिजोरम नहीं जाना चाहते थे और इसलिए वो हमारे बजट को लेकर के बजट के ऊपर बैठ गए और उसको जो बिल था, वित्त विधेयक था, उसको उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया, अनुमोदन नहीं दिया। और हम फिर ये सारा उस समय लोग यदि सरकार नहीं गिराते और राष्ट्रपति शासन नहीं लगता तो ये सब चीज़ें हो जाती। यहाँ तक कि स्थायी राजधानी से लेकर के हम जिला बनाने, 9 जिला बनाने का काम भी कर रहे थे और उसके लिए हमने 100 करोड़ का बजट अलग से रखा था, बजट का प्रोविजन था। हरीश रावत के इस बयान के बाद कभी उनके करीबी रहे और वर्तमान में बीजेपी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने गंभीर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत को अब राजनीति से संन्यास लेकर वानप्रस्थ की ओर चला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उम्र के लिहाज से उनके दिमाग पर भी असर होने लगा है और अब उलझुल बातें करने लगे हैं। उनियाल ने कहा कि हरीश रावत एक चलती फिरती झूठ की मशीन मात्र बनकर रह गए हैं। उनियाल ने कहा कि हमारे कांग्रेस छोड़ने के 1 साल बाद तक ही हरीश रावत प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तब उन्होंने गैरसैंण को स्थायी राजधानी क्यों नहीं बनाया। हरीश रावत जी के बयान के बारे में मुझे भी जानकारी मिली। बड़ा आश्चर्य हुआ कि हरीश रावत जैसा वरिष्ठ नेता इस तरह की बातें करें। अरे हम लोगों को उन्होंने दोषी बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि हम लोगों के छोड़ने के 1 साल बाद तक वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे। आखिर क्यों नहीं उन्होंने गैरसैंण में फैसला लिया। देखिए, हरीश रावत जी के बयानों में उनकी ढलती उम्र का असर साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इस उम्र में कहीं न कहीं दिमागी दिवालियापन उनका निकल गया। और अगर मैं बोलूं तो उत्तराखंड में हरीश रावत झूठ बोलने की एक चलती फिरती मशीन है और इसी झूठ बोलने की आदत ने उनको आज उनको तो गट में लाने का काम किया। पूरे उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस को अगर किसी ने आज जमीन के नीचे ले आने का काम किया तो वो केवल हरीश रावत है। और मैं उनको आज फिर सलाह दे रहा हूँ कि अपनी उम्र के कारण उन्हें वानप्रस्थ आश्रम में जाकर के निश्चित रूप से संन्यास ले लेना चाहिए। हरदा की उम्र और मानसिक संतुलन को लेकर की गई टिप्पणी पर हरीश रावत ने चुटकी ली। हरदा ने कहा कि इससे पहले भी कई लोग इस तरीके की आकांक्षा पाल चुके हैं, जिनमें से कुछ तो बीजेपी में चले गए और दूसरी ओर ऐसी आकांक्षा पालने वाले कुछ ऊपर भी चले गए। कई लोग इससे पहले भी इस तरीके की आकांक्षा पाल चुके हैं। कुछ लोग जो है भाजपा में चले गए हैं ऐसी आकांक्षा पालने वाले, कुछ लोग ऐसी आकांक्षा पालने वाले ऊपर भी चले गए हैं। तो ये तो बहुत लोगों की आकांक्षा रही। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हरीश रावत पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि उम्र के हिसाब से पहले ऊपर जाने का समय हरीश रावत का है, बाकी भगवान के ऊपर है।
देखिए, अब हरीश रावत जी के बारे में मैंने आपसे कहा ना, मैं बहुत पहले कह चुका हूँ कि उनकी प्रासंगिकता भी खत्म हो गई है, उम्र का असर है, उनके बारे में कुछ कहना गलत है। अब बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग आदमी, घर में बुजुर्ग लोग भी कई, आप देखते हैं आपके घर में बुजुर्ग होंगे, बुजुर्ग एक उम्र में आने के बाद भड़बड़ाने लगते हैं। अब घर में बुजुर्ग का सम्मान होना चाहिए, अब उनकी बात में जवाब क्या दिया जाए। अब बेचारे ऊपर जाने का समय तो उनका है, समय उम्र के हिसाब से जो सही रास्ता प्रभु ने दिया है, तो उस हिसाब से तो हम सबसे पहले हरीश रावत जी को जाना है, बाकी तो प्रभु ऊपर वाले की इच्छा है। गैरसैंण का मुद्दा प्रदेश में राजनीति का केंद्र बना रहता है। गैरसैंण में सदर के बाद से प्रदेश की सियासत में जुबानी जंग छिड़ी हुई है, और जुबानी जंग भी ऐसी जिसमें कि शब्दों की मर्यादा का ख्याल भी नहीं रखा गया। ऐसे में यह जुबानी जंग आगे कहां जाकर रुकती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। राज्य में बढ़ रहे महिला अपराध के मामलों को लेकर चमोली में कांग्रेस जिला संगठन ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला फूंका है। कांग्रेसियों ने कहा है कि देवभूमि की असीमता को कलंकित करने वाली घटनाएं प्रदेश में हुई हैं। महिला अपराध की घटनाओं में उत्तराखंड राज्य सभी हिमालय राज्यों में पहले स्थान पर पहुंच चुका है, लेकिन सरकार इन घटनाओं को रोकने की बजाय अपराध करने वालों को संरक्षण देने का काम कर रही है। हिमालय क्षेत्र है, सबसे ज्यादा इस उत्तराखंड प्रदेश के अंदर हमारी जो माँ बहनों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और भाजपा की जो तानाशाही सरकार है उनको कहीं न कहीं जो अपराधी है उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। आज इसी सापेक्ष में जैसा आपने देखा होगा, पूर्व में अंकिता भंडारी के साथ किस तरह से जघन्य अपराध किया गया, अगर उसी दिन उनको सख्त से सजा मिली होती तो इस तरह का और घटना नहीं। कांग्रेस और महिला कांग्रेस के द्वारा रुद्रपुर में हमारी प्रदेश अध्यक्ष ज्योतिरादित्य जी जो महिलाओं के साथ देश में और राज्य में जिलों में दुष्कर्म, बलात्कार, हत्याएं हो रही हैं, उसके विरोध में रुद्रपुर में महिलाओं के साथ रैली में गई थी। वहाँ पे पुलिस के द्वारा जो अत्याचार, जो दुर्व्यवहार उनके साथ वहाँ पे किया गया, तो इसलिए पूरे उत्तराखंड में महिला कांग्रेस और कांग्रेस के द्वारा सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है। और हम सबकी यही मांग है कि जब तक महिलाओं पे अत्याचार होंगे, महिला कांग्रेस हमेशा। उत्तराखंड की जसमीत कौर का लोक सेवा आयोग में चयन हुआ है, जिसको लेकर भारतीय सिख संगठन और भारतीय किसान यूनियन के लोग जसमीत को सम्मानित करने उसके घर पहुंचे हैं। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सलविंदर सिंह कालसी ने कहा है कि हमें ऐसी बेटियों पर गर्व है। वहीं मौके पर सिख संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा है कि जसमीत कौर की सफलता से पूरे सिख समाज का नाम रोशन हुआ है, और हम चाहते हैं कि अन्य युवा भी इससे प्रेरणा लें। आज बेटी ने जो ये एक टेस्ट क्लियर किया है, भारतीय सिख संगठन इस पर बहुत ही अपना गर्व महसूस करता है, क्योंकि हमारे सिख समाज के बच्चे आगे आएंगे, इसी से हमारा सिख समाज का मान सम्मान बढ़ेगा। और हम हमेशा ही हर स्टेज पर, हर प्लेटफॉर्म पर यही एक हर बच्चों से भी ये कहते हैं कि जो बच्चे, हर बच्चे की बस का तो नहीं है, लेकिन जो बच्चे भी इन चीज़ों में अच्छे नंबर लेते हैं उनको पहले यहाँ पूरी ट्राई करें। अच्छा एक माहौल जिनको मिल जाता है वो इसको ज़रूर अचीव करें, नहीं तो बाहर जाने की जो होड़ लगी पड़ी है इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए। ये नहीं कि बाहर जाना हम ये कहें कि गलत है, नहीं। जो बच्चा मान लिया कि वो यहाँ पर एक आमदन का साधन कम है, वो बाहर जाए, लेकिन बाहर जाए और अपनी जो जड़ें हैं वो यहीं पंजाब में, हमारे हिंदुस्तान भारत में रखे। ये नहीं कि वहीं का जाकर वहीं का हो जाए, यह भी एक हमारे लिए, सिख कौम के लिए बहुत घाटा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि हर बच्चे को अपनी काबिलियत को समझना चाहिए और उनको उस पर काम करना चाहिए। जो उनकी पर्सनालिटी होती है उनको उसके अकॉर्डिंग उस फील्ड में एक्सेल करना चाहिए, और डेडिकेशन, डिसिप्लिन और अपने ड्रीम्स की तरफ उस तरफ बढ़ना चाहिए। तो यही मेरा संदेश रहेगा कि अपने आप को समझो और जो आपको लगता है उस फील्ड में एक्सेल करो, और एथिक्स के साथ, वैल्यूज़ के साथ। भारतीय सिख संगठन के लोग आपको सम्मानित करने के लिए आएंगे, इनके लिए क्या कहें? मेरा कहना यही रहेगा कि जो हमारे सिखिज़म रिलीजन ने समझाया है कि कीरत करनी है, वर्क हार्ड करना है, तो हार्ड वर्क करके एक अच्छा
अपने देश ਲਈ अपने कौम ਲਈ अपने रीजन ਲਈ सब ਲਈ सब ਦਾ ਨਾਂ रोशन करना है ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ खुश करना है ਤੇ ਜਿਹੜੀ सोसाइटी वर्क करना है। उत्तराखंड में महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर उत्तरकाशी में जिला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में कानून व्यवस्था लाचार हो गई है, साथ ही अपराधी महिलाओं को निशाना बना रहे हैं, लेकिन धामी सरकार अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। कि क्यों आखिर इन्होंने क्यों इतना जघन्य अपराध हो रहा है। आए दिन हमारे राज्य की महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ, अभी देखिए देहरादून में कुछ दिनों पहले ही नाबालिग के साथ 5 बुजुर्ग पुरुषों ने जो है बलात्कार किया। अभी तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला है। और जब इसके लिए हमारी महिला कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी ने जब धरना प्रदर्शन किया तो पुलिस प्रशासन द्वारा उनके साथ जो है बहुत ही गंदा व्यवहार किया गया, बर्बरतापूर्वक उन पर लाठीचार्ज किया गया। हम सरकार से बोलना चाहते हैं कि उन्होंने तो स्वयं वो अभी डबल इंजन की सरकार अपने आप को बताते हैं, पर क्यों वो उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है। और अगर कोई महिला या फिर कोई भी उनके खिलाफ बोलता है तो उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है। हमारा सरकार से निवेदन है, अभी तो हम सिर्फ निवेदन कर रहे हैं और पुतला ही फूका है, आगे की लड़ाई के लिए वो तैयार हैं यदि हमारे महिलाओं को न्याय नहीं मिलता है। लोग जानते हैं कि इस उत्तराखंड में या जो पहाड़ी राज्य है आज महिला अत्याचार के नाम पर पहला राज्य बन चुका है। आप सब लोग जानते हैं कि इस उत्तराखंड देवभूमि में देहरादून में कुछ दिनों पहले जो एक बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ और अभी वर्तमान में भाजपा के मंडल अध्यक्ष भगवत सिंह जो कि सल्ट विधानसभा के मंडल अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने का काम किया है। हम सब लोग आज जितने भी कांग्रेस के उत्तरकाशी के लोग हैं, सब लोग पूर्ण रूप से आक्रोशित हैं। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ लगातार उत्पीड़न बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन महिला अपराधों से जुड़े मामले सामने आते हैं। रुद्रपुर और देहरादून आईएसबीटी के बाद अब ताजा मामला अल्मोड़ा से सामने आया है, जहां बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पर एक लड़की ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर सरकार का पुतला दहन किया है। इस मौके पर भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का लगातार ये कहना है कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अब अपराधी लगातार ये मामले करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई इन पर नहीं हो पा रही है। आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है और बहुत ही चिंता का विषय है, सोचने का विषय है कि प्रदेश पे दिन ब दिन महिलाओं पे बलात्कार, हत्याएं के मामले दिन भर बढ़ते जा रहे हैं। कल सल्ट में एक मंडल अध्यक्ष ने एक लड़की के साथ दुराचार किया, आईएसबीटी में एक लड़की के साथ रेप होता है, रुद्रपुर में एक 10 के साथ अत्याचार हो रहे हैं और दिन ब दिन मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं, कहीं थम नहीं रहे हैं। या तो मुझे लग रहा है कानून व्यवस्था काम नहीं कर पा रही है और भाजपा सरकार मात्र मुख्यमंत्री बचाने के दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं और कानून व्यवस्था पर उनका शिकंजा जो है हल्का पड़ रहा है, जिसलिए जो अपराधी हैं उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि दिन ब दिन वारदातें बढ़ती जा रही हैं। इस चीज़ का आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, सारी लीडरशिप ने हरिद्वार में ये संकल्प लिया, ऐलान किया कि हम राज्य में जो लगातार महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, महिलाओं के लगातार उत्पीड़न हो रहे हैं, दहेज हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, नाबालिग कन्याओं का जिस प्रकार से रेप की घटनाएं हुई हैं, जिस प्रकार से अंकिता भंडारी से लेकर के और कल सल्ट में एक नाबालिग बच्ची के साथ मंडल अध्यक्ष भाजपा का वो अनैतिक काम करने की कोशिश करता है, छेड़छाड़ करता है, ज़बरदस्ती करता है। शंत्रशाह में, हरिद्वार में, पिराने कलियर में जिस प्रकार से एक नाबालिग बच्ची का रेप और हत्या, उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी का नाम आता है, उनके ओबीसी प्रकोष्ठ के।
ये पूरे राज्य के अंदर इस समय जिस प्रकार से भयंकर तरीके से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, महिलाओं के खिलाफ हत्या की वारदातें राज्य में हो रही हैं। रुद्रपुर में नर्स की रेप हुआ, हत्या हो गई। ये सारी घटनाएं पूरे राज्य में हमें शर्मसार करती है। उत्तराखंड में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के सदन में दिए गए बयान का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि विधायक के एक और बयान पर बवाल मच गया है। राज्य आंदोलनकारियों ने तो यहां तक कह दिया है कि विधायक को देवभूमि के बारे में ज्ञान ही नहीं है। उत्तराखंड में धर्मनगरी हरिद्वार के खानपुर से विधायक उमेश कुमार एक बार फिर मीडिया की सुर्खियों में हैं और इस बार राज्य आंदोलनकारियों ने विधायक के प्रति भारी आक्रोश है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान का कहना है कि खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को देवभूमि उत्तराखंड के बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। जो आप जिक्र कर रहे हैं कि खानपुर के विधायक जी ने आयोग के अंदर एक पत्र भेजा है कि समूह ग आदि पदों पर जो गढ़वाली और कुमाऊनी हैं वो भाषाएं ना उनके सिलेबस या उनसे संबंधित प्रश्न ना पूछे जाएं, ये बिल्कुल अनुचित है। आप पूछिए क्यों अनुचित है? तो ये इसलिए अनुचित है कि सबसे पहले तो विधायक जी को उत्तराखंड राज्य निर्माण की मूल अवधारणा का ज्ञान होना चाहिए। ये राज्य इतने लंबे संघर्षों और शहादतों के बाद मिला है, तो मूल अवधारणा को समझेंगे तो ऐसा प्रश्न कभी नहीं लिखेंगे। दरअसल हरिद्वार के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि आयोग की समूह ग में गढ़वाली और कुमाऊनी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी वजह से अभ्यर्थियों को परेशानी होती है। इसी पत्र पर राज्य आंदोलनकारियों ने कई सवाल उठाए हैं। सवाल यह उठ रहा है कि क्या विधायक उमेश कुमार का देवभूमि उत्तराखंड वासियों से लगाव नहीं है? किसी भी अधिकारी और कार्मिक के लिए वहाँ की बोली, भाषा, समस्याएं, उनका समाधान, रीति रिवाज, खान पान, बोली, भाषा, वेशभूषा जानना बहुत ज़रूरी है। जब वो ये जानेगा तभी तो वो एक समाधान निकालने वाला अधिकारी बनेगा। जब बोली भाषा का ज्ञान नहीं होगा, लोकल लेवल पे जब हम इंटीरियर में जाते हैं, रिमोट्स में जाते हैं या इवन जनपद मुख्यालय में भी जाते हैं, तो पब्लिक से जब इंटरेक्शन करते हैं, संवाद करते हैं, तो आसानी से संवाद तब हो पाता है जब हम लोकल लैंग्वेज को समझें। तो इसलिए खानपुर के विधायक जी खानपुर को ही पूरा उत्तराखंड न समझे। उत्तराखंड 13 जनपदों का है और ये बहुत ही विशिष्ट भौगोलिक सांस्कृतिक संरचना का ये प्रदेश है। राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान का कहना है कि अगर कोई कर्मचारी और अधिकारी का चयन होता है तो राज्य के अलग अलग जिलों में सेवाएं देते हैं, लिहाजा किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के लिए वहाँ की भाषा, खान पान जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि मान लीजिए किसी अधिकारी को लोकल भाषा की जानकारी नहीं है और वो वहाँ पहुँच गया, तो फिर कैसे स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे? उन्होंने विधायक को नसीहत देते हुए कहा कि विधायक सिर्फ खानपुर को ही पूरा उत्तराखंड न समझें। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच लगातार राज्य बनने के बाद से इस बात को लेकर मुखर रहा है कि हमारी जो भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं भर्तियों को लेकर, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, अधीनस्थ चयन आयोग हो या उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद रहा हो, जो भी एजेंसी हमारी परीक्षाएं करती हैं उसमें गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी जो हमारी स्थानीय भाषा जो जहां उसको इस्तेमाल किया जाता है, जनता उन अधिकारियों, उन कर्मचारियों की बातों को ठीक से समझ सके। एक दूसरे का जो होता है साक्षात्कार में जो है उस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, काम करने में आसानी होती है। और ये केवल उत्तराखंड में ही नहीं है, ये चाहे हिमाचल हो, आप महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, दक्षिण भारत हो या हमारे हिमालयी राज्यों में, आप कहीं भी इस चीज़ को देखेंगे सब जगह यही व्यवस्था है, कोई यहाँ स्पेशल नहीं हो रहा है। बात सिर्फ एक राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान तक सीमित नहीं है। एक और राज्य आंदोलनकारी यानी प्रदीप कुकरेती ने भी विधायक के पत्र पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रदीप कुकरेती ने कहा कि राज्य बनने के बाद से लगातार ये मांग उठती रही है कि राज्य में जो भी एग्जाम होते हैं उसमें स्थानीय भाषा को शामिल किया जाए और विधायक भाषा को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। किसी भी विधायक ने अगर लोक सेवा आयोग को हरिद्वार
के अभ्यर्थियों की पीड़ा से अवगत कराया है कि उनको 200-300 किलोमीटर दूर परीक्षा देने के लिए जाना पड़ रहा है। ये तकनीकी विषय है और लोक सेवा आयोग को इसका संज्ञान भी लेना चाहिए। अगर इसका समाधान निकल सकता है तो समाधान भी निकालना चाहिए। निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों को सुविधा हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। जहाँ तक गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा ज्ञान का सवाल है, मुझे लगता है कि कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा में तो कोई प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं इस राज्य में। हाँ, उनसे संबंधित जो भी विषय हों, जो भी सामान्य ज्ञान की जानकारी हो या भाषा संस्कृति से जुड़े हुए सवाल हों, भौगोलिक ज्ञान से जुड़े हुए सवाल हों, तो निश्चित तौर पर सभी को इसका अध्ययन करना चाहिए और इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक नौजवान को अपने प्रदेश की जानकारी होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर अगर इसका अध्ययन भी छात्र करेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, चाहे वो गढ़वाल और कुमाऊं के नौजवान हो, चाहे वो तराई के नौजवान हो। निर्दलीय विधायक के पत्र पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन खुलकर कुछ नहीं कहा। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि अगर विधायक की मांग पर कोई गुंजाइश है तो उसे देखना चाहिए, लेकिन राज्य की संस्कृति और भाषा के बारे में भी युवाओं को पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यहाँ के प्रत्येक नागरिक को अपने प्रदेश की जानकारी होनी चाहिए। विधायक उमेश कुमार के पत्र के विरोध में हरिद्वार में एक संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और विधायक की सोच पर भी सवाल उठाए। दरअसल उमेश कुमार हमेशा से ही विवादों में रहे हैं। विधायक बनने के बाद से कई बार उनकी कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठे। पूर्व विधायक चैंपियन ने कुछ महीनों पहले एक वीडियो जारी किया था जिसमें विधायक एक लड़की के साथ दिखे थे। इसी महीने गैरसैंण में मानसून सत्र के दौरान भी विधायक ने सदन में एक ऐसा बयान दे दिया था कि अब तक उसकी जांच की मांग की जा रही है। लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि उमेश कुमार का विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। हरिद्वार रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए सोमवती अमावस स्नान पर्व पर 2 अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर 5 अतिरिक्त टिकट काउंटर भी खोले जाएंगे, जिससे यात्रियों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। सोमवती अमावस स्नान के लिए 2 अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों का संचालन हरिद्वार रेलवे स्टेशन से होगा। दोनों ट्रेनों में 14 कोच एक्स्ट्रा लगाए जाएंगे। हरिद्वार से दिल्ली शाहदरा ट्रेन का संचालन सोमवार शाम को 4:45 पर होगा। वहीं हरिद्वार से बठिंडा ट्रेन का संचालन सोमवार को शाम 5:20 पर होगा। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के बीटीगंज के पास एक किशोर गंगनहर में नहाते वक्त डूबकर लापता हो गया। युवक के डूबने की सूचना गोताखोर मोनू जलवीर को दी गई, लेकिन जब तक मोनू जलवीर वहां पहुंचे तब तक किशोर नहर में डूब चुका था। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन अभी तक युवक का कुछ पता नहीं चल पाया है। अब मुझे गन्ने वाला है यहाँ पे पेट्रोल पंप ने फोन करा था मुझे, उन्होंने कहा बच्चा डूब रहा है, ध्यान तो नहीं करा। इतना मैं आया, मिलने बोलते थे क्या, उससे पहले ही बच्चा वो डूब गया था। मैं वापस आया, वहां से ढूंढने बाद एक बच्चा और था, उसके साथ बता रहे लोग यहाँ, वो भी भाग गया। छोटा बच्चा था, वो भी 8-9 साल का बच्चा था, दोनों ही वो भी भाग गया। उसके कपड़े मिले, चप्पल मिली है, काली टोपी मिली, व्हाइट बिलान मिली है और एक पेन मिला है, मार्कर टाइप पेन है, वो भी ऐसे बच्चे लिखते हैं, वो था। ये जानकारी नहीं कहाँ का बच्चा है, यो नहीं है कुछ अभी अंदाजा। लोग बता रहे थे, वो खुद 2 बच्चे थे साथ, वो दूसरा वाला है, वो बता रहे मदद से बच्चा बता रहे हैं। बाकी वहाँ भी देखने जा रहे पुलिस। भगवानपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वतंत्र शर्मा के निवास स्थान पर एक स्वागत समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पीसीएस की परीक्षा पास करके लौटे आशीष शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर आशीष शर्मा ने कहा है कि मैं एक छोटे किसान का बेटा हूं और अपने पिता की मेहनत और लगन को देखते हुए मैंने पीसीएस की पहले ही भाग में परीक्षा पास की है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और ग्रामवासियों को दिया। वहीं स्वागत समारोह में पहुंची विधायक ममता राकेश ने कहा है कि सभी युवाओं को मेहनत करनी चाहिए, जिससे हमारे भगवानपुर का नाम रोशन होगा। देखिए, आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे लोहाल के दयालपुर से आशीष शर्मा पुत्र राकेश शर्मा का चयन पीसीएस के लिए हुआ है। उन्होंने पीसीएस क्वालिफाई किया है और इन्हें जिला गन्ना अधिकारी के पद के लिए किया गया है। तो मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं
आशीष शर्मा व इनके पिताजी को, तो सभी अपने रोहाल के दयालपुर के वासियों को व भगवानपुर विधानसभा वासियों को देती हूँ कि इन्होंने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। और निश्चित रूप से युवाओं को इनसे सीखना चाहिए और युवाओं को निश्चित रूप से जो मेहनत करते हैं सफलता निश्चित रूप से उनके कदम चूमती है। और ईमानदारी कठिन प्रयास से जो आगे बढ़ते हैं ईश्वर भी उनकी मदद करता है। और बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि प्रथम प्रयास में ही इन्होंने PCS क्वालिफाई किया है। मैं इन्हें अपनी शुभकामनाएं देती हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। रात दिन इसको आगे करके पढ़ना तो इसका काम था, लेकिन उन्होंने पैसे का इंतजाम, आने जाने का इंतजाम, और उस परिस्थिति में इनके पास में ना 1 बीघा कोई जमीन है, ना कोई दूसरा आय का साधन। इनके पिताजी सामान्य जीवन व्यतीत करते थे। इत्तेफाक से भगवान जी के आशीर्वाद से बड़ा भाई कैनरा बैंक में अफसर बन गए और वहां से इनका काम शुरू हो गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।